एक खास सोदगार में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ श्री गोविंद गजब जी हैं। साहित्य के बारे में सर आप बताइए कि कैसा आपका साहित्य का। सर क्या है कि सबसे पहले तो हिंदी रचनाकार के समस्त श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं बैसवाड़ा रायबरेली, ये यूं कहा जाए अगर साहित्य का गढ़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर लगभग हर मोहल्ले में एक दो कवि मिल जाएंगे आपको। बहुत बड़े बड़े कवि हमारे बीच में हुए हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, निराला जी, शिवमंगल सिंह सुमन जी, बहुत तमाम सारे रचनाकार। अगर थोड़ा सा अभी लेटेस्ट में देखेंगे तो आदरणीय भदौरिया जी हमारे बीच में रहे हैं, मधुकर खरे जी हमारे बीच में ऊपर रहे हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम भी इसी सरजमी पर पैदा हुए हैं और कविता लिखने का, छंद लिखने का और जो भी हूँ बस इस सरजमी की देन है। तो आप अपने सर बचपन के बारे में बताइए, कैसा रहा आपका बचपन? बचपन ठीक रहा। मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो जैसा सारे गांव के लोग होते हैं वैसे बच्चों की तरह मैं भी पला बढ़ा। पिताजी दुबई में हैं इस समय और वो मुंबई गए थे उस समय, तो उन्होंने सबसे अच्छा जो विद्यालय था उस हमारे यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई शुरुआत में। फिर अपने यहाँ जनता विद्यालय इंटर कॉलेज से हमने इंटर किया और वहीं से कमला ग्रेजुएशन। कविताओं का आजकल प्रचार बहुत देखने को मिल रहा है, इसके लिए आप क्या समझते हैं? कविताएं बहुत आवश्यक हैं। कविताएं एक समाज के जागरण का एक बहुत अच्छा विकल्प है और हमेशा कविताओं के माध्यम से समाज का जागरण होता रहा है। चाहे वो हमारे राष्ट्र कवि आदरणीय दिनकर जी रहे हों, चाहे बच्चन जी रहे हों, निराला जी रहे हों, जो भी रहे हों, समाज के जागरण के लिए हमेशा कविताएं करते हैं और ऐसी कविताएं होती रहनी चाहिए। आप बताइए कि कहानियाँ बच्चों के विचारों के लिए क्यों जरूरी है? कहानियाँ बच्चों के विचारों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि बच्चे कहानियाँ बड़े चाव से सुनते भी हैं और वो जब प्रेरक कहानियाँ होती हैं तो वो एक नींव पड़ती है कि बच्चे हमारे कैसे बनेंगे आगे बढ़कर। वो कहानियों के सहारे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, कहानियों के पात्र से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सार्थक कहानियाँ बच्चों के बीच में जरूर आनी चाहिए। कविता आप कैसे लिखते हैं और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? कविता लिखने की प्रेरणा यूँ कहें तो अब चूंकि मैं बचपन से कुछ ना कुछ तो लिखते रहते हैं, जो कवि हृदय होते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है। हम भी स्कूल के दिनों में ग्रीटिंग्स चला करते थे उस ज़माने में, तो अपने ग्रीटिंग में हर मित्र को नई पंक्तियाँ लिख के भेजते थे। तब ये नहीं पता था ये कविता है। फिर हम 2008 में भोजपुरी सिंगिंग में आ गए। भोजपुरी सिंगिंग ने 2 साल की और 2 साल में हमारे एक मित्र हैं बड़े भैया घनश्याम सिंह जी, हमारे गाँव के पास के रहने वाले हैं, वो उस समय कविता लिखते थे। तो वो अक्सर हमसे कहते गोविंद हमारी कविताएं सुनो। हम सुनते, जब कहीं सुझाव लायक कुछ होता तो कहते भैया यहाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा जब तुम बता सकते हो तो खुद लिख भी सकते हो, गोष्ठियों में चला करो। तो गोष्ठियों में जा लेने और कविता का लेखन शुरू हो गया वहाँ से। लोकगीत और लोक भाषा जो आजकल विलुप्ति के कगार पे है, इस पे आप कुछ अपनी राय दीजिए। हाँ जी हाँ, ये एक गंभीर विषय है। लोक भाषा पर रचनाएं होनी चाहिए और जहाँ तक मेरा अपनी कविताओं की शुरुआत का दौर है तो मैंने तो शुरुआत ही लोक भाषा से ही की थी। बीच में थोड़ा सा ये लगा कि अपने क्षेत्र को और व्यापक किया जाए तो लोक भाषा छोड़कर मैं गीतकार हो गया, लोक गीतकार की जगह पर। हालांकि लोकगीत रचने चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि लोकगीत ज़्यादा से ज़्यादा रचे जाएँ। लोक भाषा का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। मैं अवधी क्षेत्र में हूँ तो यहाँ की अवधी की भाषा के बारे में मैं लिखना चाहूँगा, लिखता भी हूँ। कई सारे गीत हैं। मेरी जो शुरुआत की थी वहाँ मैंने एक भ्रूण हत्या पर मैंने एक गीत लिखा था कि जीवन के ज्योत जले से पहले बुझवाए के, वालों का पहियो मरे बाबुल कोखी माँ मरवाए के। बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्धि मिली इस गीत के माध्यम से। मैं पुनः इस क्षेत्र में आना चाहूँगा, मैं लोकगीत लिखना चाहूँगा। सर आप बताइए, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ की हो चुकी है इस समय, अवधी इंडस्ट्री पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस बारे में आप बताइए कि ये लखनऊ और जो बैसवाड़ा क्षेत्र उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और अच्छी बात यह है कि आपने ये सुझाव दिया है कि होना चाहिए और आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं। ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ में हम लोग भी मेहनत करें और जाहिर सी बात है मेहनत की जाएगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। भोजपुरी को भी आगे बढ़ाने के लिए लोग आए हैं, अच्छी बात है। और एक पिक्चर पुराने जमाने में बनी थी नदिया के पार, वो पूरी अवधि पे थी और अभी भी वो सार्थक है पिक्चर। बहुत अच्छी फिल्म थी। इस तरह की पिक्चरें बननी चाहिए नहीं जी, निश्चित बननी चाहिए। उस फिल्म के रीमेक में बाद में हम आपके हैं कौन बनी थी, बॉलीवुड फिल्म थी। लेकिन वो जो नदिया के पार का टेस्ट रहा है वो हम लोगों को बेहतर लगता था, जो कि अपनी भाषा में है। और अपनी भाषा में जब फिल्में होती हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है। होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। अवधि ही नहीं, हर भाषा की, हर लोक भाषा की अपनी फिल्में और अपने गीत होने चाहिए।
आप बताइए कि किस भाषा में लेखन जरूरी है। बहुत सारी भाषाओं का लेखन होता है जी और अनुवाद भी हो चुका है आजकल। जी जी जी। अभी जीता भी बताऊं, एक बड़ी साहित्यकार ने जीता है, भारत की हैं। तो अनुवाद का क्या महत्व है इस साहित्य में? अनुवाद भी अच्छी चीज़ है, अनुवाद होना चाहिए हर भाषा में, हर भाषा के लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। बाकी लेखन किसी भाषा का मोहताज नहीं है, आप किसी भी भाषा में लेखन कर सकते हैं, होना चाहिए। अब चूंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हम लोग हिंदी में लेखन करते हैं। हिंदी के साथ साथ अवधी हमारा क्षेत्र है तो उसमें लेखन करते हैं, थोड़ा बहुत भोजपुरी में लिखते हैं। बाकी और भाषाएं हम प्रयास करेंगे कि उनका भी ज्ञान हो, उसमें भी लिखा जाए। आप कुछ कविताएं छोटी सी हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? मैं मूलतः श्रृंगार लिखता हूँ, तो मेरा मन हो रहा है कि 2 छंद में श्रृंगार के पढ़ लूँ। कि कंचन समान कमनी काया कामिनी की, काम रूप कर रही सकल जहान को। कंचन समान कमनीय काया कामिनी की, काम रूप कर रही सकल जहान को। सुंदरी सलोनी सजे सो रहो श्रृंगार कर, सुघर समस्त सृष्टि माही ये समान को। महकत मग मधुकर मड़राय, मन देख भयो मगन मोहिनी मुस्कान को। गोरे गोरे गात की गोराई, गोरी गली गली चूर चूर कर सब गर्भ गुमान को। चूर चूर कर सब गर्भ गुमान को। और 4 पंक्तियां इसी से मिलती हुई कि दाड़िम के दाना सम दांतन की दंतावली, दम कति असी जसी दम कति दामिनी। कोमल कपोल पे किल्लोल करे, जैसे अली काले काले कुंतल को लहराए कामिनी। नयन नशीले से निहारती जो, नैनन को नयन बाण को चला नशीली करे यामिनी। पाहन पे प्राण फूकती है प्रेम पीयूष से, प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथ अनुगामिनी। प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथ अनुगामिनी। सर, एक सवाल उठता है कि नारी चिंतन जी और प्रगति चिंतन जी आजकल कवियों के द्वारा जो लिखा जा रहा है, जी वो अभी है कि नहीं है? अभी नहीं, निश्चित रूप से है। बहुत सारे कवि आज भी लिख रहे हैं। बड़ी कवित्री हमारे यहाँ डॉक्टर सरिता शर्मा जी, उनका एक बेटियों पर गीत बहुत अच्छा गीत है, अभी भी चल रहा है। और कई सारे रचनाकार भी लिख रहे हैं। मैं स्वयं भी कई सारे गीत अपने बेटियों पर लिखे हैं। आपने भी एक लिखा था और काफी वो सुना गया, तो आप सुना दीजिए सर। मैं उस गीत का कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वो गीत बड़ा वायरल हुआ था, 2-2.5 लाख लोगों ने, एक आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी ने अपनी वाल पे डाला था, वहां से देखा था। तो मैं उस गीत की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ कि बेबस और अनमना मन पर सज धज कर तैयार खड़ी है। ऐसा लगता है बिकने को आज भरे बाजार खड़ी है। ऐसा लगता है बिकने को आज भरे बाजार खड़ी है। कि कोई कहता नाक बड़ी है, कोई कहता कद छोटा है, कोई कहता दुबली है कुछ, कोई कहे होठ मोटा है। कोई ज्यादा उम्र आंकता, कोई आंखें भूरी कहता, कोई कहे सांवला रंग है। बेबस मन क्या क्या है सहता, सहती है अपमान निरंतर, होकर के लाचार खड़ी है। ऐसा लगता है बिकने को आज भरे बाजार खड़ी है। ऐसा लगता है बिकने को आज भरे बाजार खड़ी है। बहुत सुंदर कविता आपने। आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है जी, तो ये कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा रहा। डॉक्टरेट की मानद उपाधि मुझे साहित्य सेवा के लिए मिली है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने मुझे विद्यावाचस्पति की उपाधि से नवाजा था। और अच्छा लगता है जब किसी रचनाकार को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलती है, तो मुझे भी मिली, अच्छा लगा। आप डॉक्टरेट उपाधि भी आप ले चुके हैं, आप डॉक्टर भी हैं जी, आप साहित्यकार भी हैं। जी जी। तो आपको क्या अच्छा लगता है इनमें से चुनना? एक को चुनना होगा तो नहीं, एक तो खैर नहीं चुन सकते, क्योंकि एक दोनों अलग अलग विषय हैं और दोनों ही मुझे लगता है बड़े आवश्यक हैं। डॉक्टरेट तो उपाधि जो है वो अलग विषय है। मैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो वो भी एक समाज सेवा का अंग है। कविताएं भी समाज सेवा का ही अंग मानते हैं हम। और इसके अलावा मैं खेती भी करता हूँ। मैं किसान हूँ और बेसिक रूप से मैं किसान हूँ। किसानों पे कुछ सुना दीजिए सर आप। किसानों पर मेरी 4 पंक्तियां कि उड़ता हुआ परिंदा हूँ मैं आसमान का, मैं प्यार
पाना चाहता सारे जहान का, झुक कर नमन करूं ये संस्कार है मेरे, कमजोर मत समझना हूं बेटा किसान का, कमजोर मत समझना हूं बेटा किसान का। आजकल देखा जा रहा है कि अंग्रेजी का दौर है और सभी अंग्रेजी में पढ़ाना चाहते हैं। जी जी। हिंदी के लिए क्या चुनौतियां हैं अंग्रेजी को लेके? क्योंकि सभी कुछ तो आप देख ही रहे हैं, कोई भी बच्चा पढ़ाना नहीं चाहता है, कोई भी परिवार, सभी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। तो हिंदी की चुनौती क्या है और हिंदी से रोजगार कैसे मिलेगा? क्योंकि हम जब भी कोई हमारे यहाँ बड़े साहित्यकार आते हैं तो हमारा एक ही प्रश्न रहता है कि हिंदी से रोजगार कैसे मिलेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ही सही सवाल आपने उठाया है कि हिंदी से रोजगार कैसे मिल सकता है। तो ये हमारी सरकारों को भी सोचना होगा, हमारे अपनी सत्ता को सोचना होगा कि हिंदी को थोड़ी सी और प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता तो है हिंदी में, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना बुरा नहीं है, चूँकि हम अगर पूरे विश्व में निकलते हैं तो हमें हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, बुरा नहीं है। हमें किसी भी भाषा पर ज्ञान लेना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ हमारी सरकारों को और अपनी हिंदी का, हमारे साहित्यकारों को, इन सबको हिंदी का विस्तार देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और विस्तार हिंदी को दिया जाए और रोजगार की व्यवस्थाएं भी, जैसे आपने कहा कि जैसे पेपर्स हो गए, एग्जाम पेपर्स हो गए, तो वो हिंदी में भी रखे जाएँ। कई सारे परीक्षाओं के पेपर हिंदी में नहीं आते हैं, वो भी रखे जाएँ तो बेहतर होगा। एक प्रश्न और उठता है कि हिमाचल में और कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है कि साहित्यकारों को पेंशन भी दी जाने लगी है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। मेरा मानना है कि साहित्यकार समाज की सेवा करता है और ज़्यादातर साहित्यकार मुफलिसी में अपना जीवन बिता देते हैं। तो ये उनके आजीविका के लिए, कम से कम उनके आखिरी समय के लिए, बुढ़ापे के लिए उनके पेंशन योजना जरूर होनी चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए, वरना साहित्य लिखना कम कर देंगे लोग। एक प्रश्न और उठता है कि पत्रकारों के लिए हम ट्रेनों और बसों के लिए कार्ड बनता है जी, उसी तरह क्या डेटा एक तरह सरकार को भी अपनाना चाहिए कि एक डेटा तैयार हो हर जिले का, जिसमें साहित्यकारों का एक डेटा अच्छी तरह तैयार किया जाए जन सूचना विभाग के द्वारा जी, और उसके माध्यम से एक डेटा तैयार करके एक कार्ड बनाया जाए, जिससे साहित्य में एक नई शुरुआत होगी और वो अपने आने जाने के लिए, क्योंकि साहित्य बिना यात्रा के लिखा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये भी सही सवाल है आपका कि साहित्यकारों को यात्रा सुविधा मिलनी चाहिए और इसके हम भी पक्षधर हैं कि मिलनी चाहिए। कम से कम न्यूनतम किराया रखा जा सकता है उनके लिए, या फिर यात्राओं में आपको साल में इतनी यात्राएं आपके लिए फ्री हो सकती हैं, या फिर पूरी यात्राएं भी फ्री हो सकती, पूरी हो जाएंगी तो ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगा। लेकिन हालांकि कभी शुरुआत हुई भी थी इसकी, हिमाचल प्रदेश में ये चल रहा है और पंजाब में भी शुरुआत हो चुकी है और अच्छा लगेगा। अगर यहाँ भी होता है तो अच्छा लगेगा। आप बताइए कि हिंदी से जीवन परिवार का नहीं चल पाता है, बताओ तो आप बताइए कि परिवार में आप जब कविता कहते हैं जी, तो कैसा उनका रिस्पांस रहता है? ये थोड़ा सा दो तरह की बातें इस पर कही जा सकती हैं कि हिंदी से परिवार चलता भी है और नहीं भी चलता है। हमारे आज की पीढ़ी के डॉक्टर कुमार विश्वास जी हिंदी कवि हैं और जो लाखों रुपया उनके लिए मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है कि मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं। हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म अगर मिलते हैं तो हिंदी से परिवार भी चलाए जा सकते हैं और बहुत अच्छा एक आय का स्रोत भी हो सकता है। किंतु बहुत सारे, या यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इस मामले में थोड़े से अभागे रह जाते हैं कि उन्हें इस तरह के मंच नहीं मिल पाते, इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते, तो वो हिंदी से अपना परिवार नहीं चला पाते। निश्चित है कि अर्थ का युग है, अगर हम हमारे बच्चे फिर क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या कैसे पढ़ेंगे, तो होना तो ये चाहिए कि इनके लिए ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि इनका परिवार चले। हाँ, आपने दूसरा सवाल जो पूछा कि क्या परिवार के लोग नाराज होते हैं, तो नाराज तो हम नहीं कहेंगे कि नाराज होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सबको उम्मीदें होती हैं कि वो काम किया जाए जिससे पैसा है, और ज़रूरी भी है। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, नाराज़गी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूरतें तो हैं। तो अभी हिंदी के लिए संघर्ष काफ़ी लड़ना होगा साहित्यकारों को जी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पेंशन है, यात्रा के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध हो। तो
तो आप सरकार से भी हाँ, हमारा ये अनुरोध है कि सरकार इस मामले पे ध्यान दे कि यात्रा सुविधा, पेंशन सुविधा जैसी कुछ चीज़ें हों जो हमारे साहित्यकारों को मिल सकें, जिससे साहित्यकार और बेहतर तरीके से समाज सेवा कर सकें। चूँकि साहित्य एक आईने की तरह होता है, वो सीधे लिखता है। वो अक्सर ये होता है, कई बार हम सरकारों के समक्ष भी हो जाते हैं, कहीं एक किंवदंती सुनने को मिलती है, मुझे नहीं पता वो कितनी सही है कितनी गलत है, कि लाल किले के कवि सम्मेलन में चढ़ते हुए जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी लड़खड़ाए तो दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया। तो नेहरू जी ने ये कहा था कि दिनकर जी आपने बहुत अच्छा किया, मुझे पकड़ लिया, नहीं तो हम गिर जाते। तो दिनकर जी ने कहा था कि राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य उसे थाम लेता है, उसे गिरने नहीं देता है। तो ये परंपरा होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए और बढ़ना चाहिए। हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश जो? जी बिल्कुल, ये संदेश है जो हमारे रचनाकार मित्र हैं उनसे हमारा ये अनुरोध है कि हम प्रेम, संवेदना, श्रृंगार और हास्य, ओज सब कुछ लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं जरूर होनी चाहिए हमारे पास में जो समाज को प्रेरणा देती हुई हो। हमारी भी अक्सर आदत है कि अपने 10-12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी काव्य पाठ करते हैं उसके आखिर में 2-3 गीत ऐसे जरूर पढ़ते हैं जो समाज को प्रेरणा देते हुए हो। क्योंकि जन जागरण हमारा उद्देश्य है, देश जागरण हमारा उद्देश्य है। हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से मिले हुए नहीं होते हैं, हम स्वतंत्र लेखक होते हैं, इसलिए हम लोग समाज का जागरण करना हमारा उद्देश्य है और यह हर नागरिक का उद्देश्य होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक आखिरी सवाल जो बहुत ज़रूरी भी है कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जी, और उन्होंने किताबों को तो ख़त्म ही कर दिया है। जी जी। किताबें आजकल जो रेलगाड़ी, बस स्टैंड पे बिकती थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, लोग उसी में ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जी। टिकटॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म घंटों ले लेते हैं। बताया जाता है एक रिसर्च में कि 7-7, 8-8 घंटे बच्चे गेम्स में और इसमें बिता रहे हैं, जबकि पुस्तकें अगर पढ़ते तो आगे बढ़ सकते थे। जी जी। बताया जाता है कि बिल गेट्स अपने पूरे हर साल कम से कम 52 पुस्तकें पढ़ते हैं, इसीलिए वो सबसे अरबपति आदमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और भारत के लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। तो इन छोटे बच्चे जो मार्गदर्शक हैं, क्योंकि माता पिता भी यही कर रहे हैं, वो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। जी जी जी। तो किताबों का प्रचलन कैसे आएगा हर घर में, हर परिवार में? ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को किताबों तक पहुंचाया जाए और ये बच्चों को थोड़ा सा हम किसी चीज़ को बुरा नहीं कह सकते, समय के साथ में बदलाव हर चीज़ में ज़रूरी है। टिकटॉक में भी कुछ चीज़ें प्रेरक हो सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे से वीडियो में बहुत सारी प्रेरणा भी मिल सकती है हमें, लेकिन उसका थोड़ा सा गलत उपयोग ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर वल्गैरिटी जैसे आ रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बच्चे अगर हैं, समय कम से कम सोशल मीडिया पर दें और जो दें उस पर वो प्रेरक चीज़ें देखें। इसके लिए हमें लगता है कि बच्चों से ज़्यादा माँ बाप जिम्मेदार हैं कि हम लोग ये ज़रूर देखें कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर वो ये नहीं हम देख पाएंगे तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे तो सब कुछ आपको उपस्थित मिलेगा, आप जो वहाँ देखना चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन हमारे बच्चे अगर प्रेरक चीज़ें देख रहे हैं तो उससे प्रेरणा भी मिलती है। मैं अगर स्वयं की बात करूँ तो मैंने सोशल मीडिया में गूगल से और यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। मेरा कोई पर्टिकुलर गुरु नहीं है, मेरा कोई अपना गुरु नहीं रहा, मैं किसी को गुरु नहीं बना पाया। अगर ये कहा जाए कि मैं गूगल और यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने कविताएं लिखने सीखी हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ लेकिन मैं कविताओं में आया तो आज हिंदी में ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक कविताएं हो रही हैं। तो इसकी देन सोशल मीडिया ही है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि किताबों की प्रेरणा जरूर देनी चाहिए और किताबें खुद पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसकी आदत डालनी होगी। हम जब नींव मजबूत करेंगे तभी हमारा महल सुंदर हो सकता है। तो नींव से ही हमें आदत डालनी होगी और किताबें पढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से किताबें हमें प्रेरणा देती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि लेखकों का मुख्य आय का स्रोत किताब ही होती हैं, क्योंकि वो किताब से लिखते हैं। और अगर किताब ही नहीं खरीदी जाएंगी जी जी, और वो भी भारत के लोग जो किताबों को पढ़ने का उनका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। जी जी जी। तो किताबों का आप भी बताइए कि किताबें कम से कम अगर साल भर में अगर 12 किताबें भी खरीदी जाएं तो लेखकों का आय बढ़ाई जा सकती है और हिंदी से रोजगार भी लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, ये भी हाँ रोजगार का एक साधन हो सकता है लेखकों के लिए कि किताबें बिकनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अच्छी किताबें भी आनी चाहिए। अगर हालांकि बहुत अच्छी किताबें आ रही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी किताबें नहीं आ रही हैं, रुझान थोड़ा पढ़ने का कम हुआ है, अगर वो बेहतर हो सकता है। इसके लिए हर परिवार में मेरा यह अनुरोध भी है अपने दर्शकों से
कि हर परिवार में हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है, बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें, स्वयं भी किताब पढ़ने की आदत डालें। किताब पढ़ेंगे तो किताबें खरीदी भी जाएंगी, लेखकों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा मस्तिष्क भी विकसित होगा। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत नमस्कार।